जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए अब जो हम जहां से हमने अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा था अब वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक का क्या था कि संपूर्ण प्रभुसत्ता में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो अब इसका अर्थ मैं बताने जा रहा हूं, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट क्या होते हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना के 42वें संशोधन में हमें समाजवाद को जोड़ा गया था। इस शब्द का उद्देश्य है कि भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे समाज के सभी वर्गों को, विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग कहलाते हैं, उनको विकास के लिए एक उचित स्थान और तथा समान अवसर प्राप्त हो। जो मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करता था वो समाप्त हो। आर्थिक विषमता को कम किया जाए, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं उनको, मतलब जो ज्यादा गरीब ना रह जाए और जो अमीर हो ज्यादा अमीर ना रह जाए। तो ये प्रयास के लिए समाजवाद को संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर का मीनिंग यही है कि धर्मनिरपेक्ष की राज्य का कोई भी संविधान की प्रस्तावना में ये जरूर किया, 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष वक्त जोड़ा गया, उसमें यही कहा धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसा राज्य जो किसी भी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करती वरना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। अंततः भारतीय संविधान में संदर्भ में इसका अर्थ यह अगर माना जाएगा दोस्तों कि भारत में रहने वाले सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की आज्ञा देते हैं जब तक किसी और का इस चीज में अहित ना हो। सरकार किसी भी धर्म को कोई विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करेगी और अपने नागरिकों को कोई भी जबरदस्ती चंदा देने में विवश नहीं कर सकती है। यद्यपि हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता की ओर पहले से ही संकेत था, परंतु जब ये सब 42वें संशोधन में जोड़ दिया तो ये इससे और भी स्पष्ट हो गया। लोकतांत्रात्मक का अर्थ क्या होता है कि भारत ऐसा ही लोकतंत्र वाला राज्य है जिसकी अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है। जनता अपने मताधिकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है और जो उस काल के लिए देश का शासन चलाते हैं। मंत्रिमंडल जनता के चुने हुए, अर्थात जो जनता चुनती है उसके अनुसार अपना कार्य नियम चलाती है तथा कार्य करती है। और जब उसको मंत्रिमंडल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पसंद नहीं किया तो जनता के ही द्वारा उसको हटाया जा सकता है। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। उनकी रक्षा के लिए अगर उनको लगे कि हमारे सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है तो उसके न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। गणराज्य क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ यह होता है कि देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होगा। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। हमारे देश के मुख्य अर्थात राष्ट्रपति का पद पैतृक सिद्धांत पर तो आधारित नहीं, चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो 6 महीने के अंदर उसका फिर से चुनाव होता है। अब क्या है, एक मेन पॉइंट है संघात्मक पर एकात्मक प्रणाली की ओर जगह। मतलब भारत क्या है, एक संघ है जिसको में केंद्र में भी है, राज्य में भी है, पर क्या है वो सब मिला के एकात्मक हो जाता है। कैसे? यद्यपि भारतीय संविधान के संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु फिर भी ये सत्य है कि भारत का वर्तमान जो संविधान है देश में संघीय शासन प्रणाली, संघीय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो एक संघ मतलब आपस में जोड़ता है कि वो सभी लक्षण जो मौजूद होते हैं जो संघीय सरकार की स्थापना के लिए आवश्यक है। जैसे संविधान के अनुसार शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उनके अधिकार, उनके नियम में बंटवारा किया गया है। इन शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब केंद्र सूची क्या होती है?
जिसे संघीय सूची भी कहते हैं। इस सूची में कितने 97 विषय दिए गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व को, जो एकदम नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल के तौर पे इंपॉर्टेंट दिए गए, जिन पर कानून बनाने की शक्ति किसको सिर्फ दी गई है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र को दी गई है। राज्य सूची में 62 विषय होते हैं जो स्थानीय महत्व, मतलब जो नॉर्मल कल्चरल जो राज्य के कल्चरल के रूप में हो, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडलों मीन्स मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रियों को बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची, इस सूची में कितने विषय दिए गए? 52 विषय दिए गए, जिसके संबंध में केंद्रीय संसद तथा राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। परंतु यदि किसी विषय में बहस हो गई, मतलब ये राज्य के प्रति और केंद्र में बहस हो गई कि ये चीज, मतलब राज्य अपने हक में कर रहा है, केंद्र अपने जगह पर, अंतिम विरोधी कानून अगर बना देते हैं तो लास्ट में जो संघीय संसद है, मीन केंद्र सरकार का कानून ही पास होता है। भारत का संविधान आपको पता है लिखित संविधान है, जिसका अधिकांश भाग कठोर है, जैसे हार्ड बोर्ड कानून है। इस कारण यह है कि संविधान का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसे संशोधन करने के लिए संसद को दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं तो कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, पर उसे नहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसको हटाने के लिए राज्य विधानमंडलों की बहुमत चाहिए, केंद्र सरकार की लोकसभा का पूर्ण चाहिए, राज्यसभा की पूर्ण बहुमत का चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाके किसी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही कठोर कानून है। ऐसे सिंपल मेथड से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। केंद्रीय सदन में द्विसदनीय प्रणाली है। केंद्रीय सदन, द्विसदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये उसके सदन हो गए। तो भारतीय संविधान एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करती है, क्योंकि क्योंकि अगर केंद्र शक्तिशाली होगा तो राज्यों में आपस में बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि पता है यहां पे हर राज्य के द्वारा अलग कल्चर माना जाता है। अगर केंद्र ही पावरफुल होगा तभी राज्य एकीकृत हो जाएगा, वरना ये राज्य बंटवारा हो जाएगा। जैसे भी आपको पता है आजादी के समय भी ये राज्य अधिकतर राजाओं के हाथ में था। अगर वो राजाओं के हाथों से चला इसलिए गया क्योंकि केंद्र हमारी शक्तिशाली थी। अगर हमारी केंद्र शक्तिशाली नहीं होती तो आज ये भारत के टुकड़े टुकड़े होते, उसमें कई राज्य होते, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, राजस्थान में भी कई ऐसे इलाके जहां पहले राजाओं का शासन था। तो केंद्र मजबूत था, तभी ये सब चीज हो चुकी है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अन्य विशेषता है, क्योंकि ये हमको मौलिक अधिकार हमें एक मूल अधिकार देते हैं, जो हमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक की शिक्षा का अधिकार देते हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देते हैं। मौलिक कर्तव्य, हमारे कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के 42वें संशोधन के अनुच्छेद 51A में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किया। वो 10 कौन से हैं? कि संविधान का हमेशा पालन करना, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना तथा उनका पालन करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का हमेशा रक्षा करना, समर्थन करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना, धार्मिक भाषाएं तथा प्रादेशिक विभिन्नता को त्याग कर भारत के सभी लोगों को मेल मिलाप तथा बंधुत्व की भावना विकसित करना और स्त्रियों के प्रति विरोधों को त्याग करना, अपनी मिली जुली संस्कृति के सम्मान, परंपरा का सम्मान करना तथा उसे सुरक्षित रखना, वनों, झीलों, नदियों को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए और सारे जीवों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, उनका सुधार करना चाहिए, ये जीव जंतु के प्रति दया की भावना रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता अनुसार सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यकलाप को क्षेत्र में कुशलता का प्रयत्न करना तथा राष्ट्र की उपलब्धि उच्च को शिखर तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल का ये टॉपिक था। आगे हम अगली बार में
कल की क्लास में और चर्चा करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी दोस्तों।